प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक में हमने जाना कि चार्ज जो है अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर चार्ज पर फोर्स लगाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी सजाती या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये फोर्स जो लगता है, यानी जो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, ये बल कितना लगाता है, हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसके लिए कूलॉम ने एक नियम बनाया जिसे हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज ये हमने एक पॉइंट चार्ज रिप्रेजेंट किया। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज हमने रिप्रेजेंट किया और ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। अब ये चार्ज है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड हमें मानना पड़ेगा। हमने माना Q1 और इसको माना Q2। दोनों लाइक चार्ज हैं, समान आवेश हैं, तो ये रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, यानी इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब हमने इन आवेशों के बीच की डिस्टेंस दिखा दिया स्मॉल r कि ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलॉम ने क्या कहा कि जो इनके बीच फोर्स लगेगा वो इन आवेशों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी सबसे पहली चीज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से जितनी दूरी पर रखे गए होंगे, ये जो फोर्स होगा उस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इनवर्सली कहेंगे तो 1 अपान नहीं कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तब 1 अपान R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड लेट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो दोनों ही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब प्रोपोर्शनलिटी का जो निशान है, चिन्ह है, साइन है, हम हटाते हैं तो इनको लगाते हैं कांस्टेंट से गुणा करते हैं। तो या F इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने यहाँ C ले लिया, C Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, where C is constant which is known as
कूलॉम्स कांस्टेंट। अब आगे बढ़ने से पहले हमने पूरी लैंग्वेज लिखी कूलॉम्स लॉ में। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का, हमने अट्रैक्शन स्लैश रिपल्सन लिखा है, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट q1 and q2 be the 2 point charge placed at r distance then according to Coulomb's law। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। First is constant which is known as Coulomb's constant. Its practical value is practical value is 9 into 10 to power 9 Newton meter square per Coulomb square, which it depends upon medium between two charges। तो कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों। ये समीकरण फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से, जहां C एक कांस्टेंट यानी नियतांक है, जिसे कूलॉम नियतांक कहते हैं। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है माध्यम के, यानी दोनों आवेशों के माध्यम के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू इज 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और इसे 9 into 10 to power 9 इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम सेकेंड पार्ट इसका अब आगे लिखेंगे। ये हमारा फिगर हो गया, where epsilon naught is permittivity of free space। निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहें या एप्सिलॉन 0 कहें, दोनों बातें एक ही हैं। तो कभी भी भ्रम में ना रहें कि हम नॉट कह रहे हैं या एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं तो हमारा ये गलत है कि वो गलत है। नॉट और 0 दोनों के शाब्दिक अर्थ एक ही होते हैं, NAUGHT और ZERO। ये दोनों का शाब्दिक अर्थ शून्य ही होता है, इसलिए भ्रम में कभी ना आए। तो ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो जहां ये कांस्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी हो गई, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी लिखी जाएगी, जिसमें फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इस कांस्टेंट के बराबर ही हम इसको लिख सकते हैं। तो देन ये इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, देन इक्वेशन थर्ड कैन बी written as
F इक्वल टू C के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा लिखा गया इक्वेशन 4 हो गया। अब ये जो फोर्स है इस चार्ज और इस चार्ज पर लग रहा है, ये चार्ज कहाँ रखा है? जब फ्री स्पेस में रखा है या एयर में रखा है तब इतना चार्ज लग रहा है। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हम लाएं या मीडियम रख दें तो फोर्स कितना लगेगा हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा फ्री स्पेस के लिए, अगर दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हो, निर्वात में रखे हो या हवा में रखे हो, तो जो फोर्स का कैलकुलेशन होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब ये इतना होगा। अब हम इसके आगे सबसे पहले इस फार्मूले की सहायता से एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी की यूनिट हम निकाल लेते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। 4 पाई की यूनिट नहीं होगी, ये कांस्टेंट टर्म है। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, मीटर का स्क्वायर यहां लिखा जाएगा। चार्ज की यूनिट इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, कूलाम होता है, तो इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, तो ये हो गया कूलाम का स्क्वायर। एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला विल बी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है M_L_T-2। ये फोर्स का हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा। आर स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम कैपिटल एल का प्रयोग करते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। Q1 Q2, Q बराबर आई टी होता है, इसके पहले हम चार्ज की का डायमेंशनल फार्मूला लिख चुके हैं। आई टी मतलब करंट इनटू टाइम, करंट के लिए हम कैपिटल ए का और टाइम के लिए कैपिटल टी का। तो एक बार कैपिटल ए टी इसके लिए लिखा जाएगा, एक बार कैपिटल ए टी इसके लिए। तो यहां पर दो बार हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सारी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो डिनोमिनेटर पर ऊपर जाने पर यम तो ऐसे है, एल 2 और 1 मिलकर के 3 पावर हो गया, और t की 2 पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी t2 पावर -4 a ऊपर जाएगा तो a2 पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, we know that 9 into 10 to power 9 is equal to 1/4 pi epsilon naught. Therefore epsilon naught is equal to 1/9 into 10 to power 9 into 4 pi
वैल्यू पुट करेंगे 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, 4 पाई की वैल्यू 3.14। अब इसका कैलकुलेशन आएगा 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता का मान हो गया, जो कि हम बार बार न्यूमेरिकल लगाते समय यूज करेंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला है इसमें रिलेटिव परमिटिविटी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं जब वो फ्री स्पेस में रखा हो, तो अगर कोई मीडियम उनके बीच रखा है तो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम and absolute permittivity of free space is known as relative permittivity, यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाता है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट कर दिए। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन, ये मीडियम का होगा, एप्सिलॉन नॉट अभी हमने पढ़ा है फ्री स्पेस का है, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये सफिक्स में आर लिखा है, इट्स मीन रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम इसके पहले दो चार्जेस के बीच में फोर्स का एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं। हम अब एक बार लिखते हैं, जब उन चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस उन चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस हो और दूसरा उन चार्जेस के बीच में मीडियम। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एफ ओ मीन्स 0, एफ नॉट यानी फोर्स इन फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ मीडियम का हम केवल एफ लिख रहे हैं, यहाँ एफ सफिक्स एम भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन सफिक्स एम भी लिख सकते हैं, लेकिन बस हमें समझना है फोर्स है ये मीडियम का, जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कंसीडर किया गया हो या मीडियम रखा है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन ही लिखा जाएगा क्योंकि परमिटिविटी अब जो है ये मीडियम की लिखी जा रही है, फ्री स्पेस की नहीं। चार्जेस वही है, डिस्टेंस वही है, तो सारी वैल्यू वही लिखी जाएगी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, इक्वेशन सेकंड मान लिया। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, F अपॉन F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सेम थिंग है, कैंसिल हो गया, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी ये बचा 1/एप्सिलॉन बटा 1/एप्सिलॉन नॉट। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका F अपॉन F नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, इंप्लाइज दैट उलट देंगे तो ये FO यानी F नॉट अपॉन F इज इक्वल टू
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एफ नॉट अपॉन एफ यानी एफ फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन मीडियम परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी ये आया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू F upon F, F naught upon F means force in free space upon force in medium. Force in free space upon force in medium. और यही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल के। इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल के, देन epsilon upon epsilon naught will be equal to k या epsilon is equal to k epsilon naught। यानी जो मीडियम की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस के परमिटिविटी का k टाइम है, k गुना है। माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता की k गुना है। अब हम किसी मीडियम के लिए हम फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू मीडियम का फोर्स अभी हमने लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अभी हमको मिला कि मीडियम के लिए हम k एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जहां पर एप्सिलॉन है वहां पर k एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट इनटू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये क्या है? k जो है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फ्री स्पेस और एयर के लिए फॉर फ्री स्पेस के आर एयर k will be equal to 1, then फ्री स्पेस के लिए फोर्स F नॉट लिख देंगे और यहाँ k की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया फ्री स्पेस का। F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मीडियम का लिखेंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब k की वैल्यू जिस मीडियम के लिए अलग होगी वो वैल्यू बदल जाएगी। जैसे दो चार्ज हैं, यहां से एक हम एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं, यहां से हमको मिला कि सीधा सा हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां से ये हमको दिख रहा है FO अपॉन F इक्वल टू K लिख सकते हैं, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन
फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के। सपोज दो चार्ज रखे गए हैं, इनके बीच में भी फ्री स्पेस है, तो इनके बीच फोर्स लग रहा है सपोज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फ्री स्पेस है, तो F नॉट लिखेंगे 10 न्यूटन का। इसके बीच में हमने पेपर भर दिया, तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज हमने 3 माना। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वैल्यू, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग होती है। ये केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। F नॉट पता चल गया, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस, और जब हम पेपर लगा दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल गया। अब फोर्स कितना लगेगा हम कैसे निकालें? फोर्स अब ये यहां आएगा, तो ये यहां आएगा, इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू F नॉट अपॉन K। F किसका है? मीडियम का। F नॉट किसका है? फ्री स्पेस का। F नॉट की वैल्यू 10 है और ये 3.33 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं जो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था फ्री स्पेस के लिए, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखने पर ये फोर्स रिड्यूस हो गया, कम हो गया, 3.33 न्यूटन हो गया, अर्थात उसका तिहाई भाग रह गया। इसी तरीके से हम मीडियम में फ्री स्पेस एयर हो या अन्य कोई मीडियम हो, क्योंकि फ्री स्पेस और एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और सभी मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो जो भी हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मिलेंगे उसी तरीके से हमको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम के नियम का सदिश रूप हम कैसे लिखते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इस एक्सप्रेशन का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक उसे देखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसके लिए सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज हम कंसीडर करेंगे। लेट फर्स्ट इज Q1, सेकंड इज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज स्मॉल r। अब पहला Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, जो मैग्नीट्यूड है r है। अब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स लगाएगा इस पर इस डायरेक्शन में। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये Q1 है, ये Q2 है, हमने डिस्टेंस दिखाया 1 to 2, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस r फ्रॉम 1 to 2। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा Q2 पर, कौन लगाएगा? Q1। तो यहां लिखेंगे फोर्स ऑन 2/1। ये हमारा ऑन का है और ये है बाई। फोर्स ऑन 2/1, दूसरे पर पहले द्वारा पर। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन जब हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमें डायरेक्शन भी शो करनी होती है, इसलिए ये सारी चीजें बतानी होगी। अब यहाँ भी फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला लगाएगा, ये है सेकंड नंबर का। तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। ये पहली डिजिट जो सफिक्स में लिखी है ये ऑन है, सेकंड डिजिट इसके बाद वाली बाई है, यानी पहले पर बल दूसरे द्वारा। यहाँ दूसरे पर बल
पहले द्वारा। अब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसके पहले हम 11th में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है, एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में हम अगर बदलना चाहें तो उसमें अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। जैसे एक हमने कोई मैग्नीट्यूड लिया, इसका यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा एक है। अब a में एक x से हमने गुणा कर दिया, ये बन गया वेक्टर a। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी कहते हैं वेक्टर a कैप इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। मॉड ऑफ वेक्टर a मींस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। ये हम 11th से ले रहे हैं, ठीक। चलिए अब पहले से दूसरी की डिस्टेंस दिखाएंगे तो हम लिखेंगे r फ्रॉम 1 to 2, दूसरे से पहली की डिस्टेंस लिखेंगे तो r फ्रॉम 2 to 1। तो ये एक बार फ्रॉम 2 2 लिखा जाएगा, फिर इधर से फ्रॉम 2 2 इधर लिखा जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि ये चाक हमसे 10 सेंटीमीटर पश्चिम है, तो चाक से हम कहां पर हैं, हम चाक से 10 सेंटीमीटर पूर्व है। दोनों के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हुआ, हमसे इसकी पोजीशन, इससे हमारी पोजीशन, तो इससे इसकी पोजीशन, इससे इसकी पोजीशन, ये अलग अलग रिप्रेजेंट हो गए जब वेक्टर फॉर्म हम लिखेंगे। अब देखिए ये Q1 Q2 इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये कांस्टेंट टर्म है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये R है। इसके मैग्नीट्यूड में हम जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन सकता है वेक्टर फॉर्म। अब 1/r है तो हम इसमें r कैप से गुणा कर रहे हैं, और हमने यहाँ a में a कैप से गुणा किया और यहाँ 1/r है, इसमें r कैप से गुणा किया। तो दोनों में फर्क क्या है जरा देखिए। 1/r मीन्स 1/r की वैल्यू अगर हमने 10 रखा तो ये आया 0.1 इज द मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड में हमने यूनिट वेक्टर से गुणा कर दिया, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी हम जब भी गुणा करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर पर नहीं करेंगे, न्यूमरेटर पर करेंगे। जैसे यहाँ से हम इसको यहाँ कर सकते थे, ये हमारा ये बता रहा है, तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। ध्यान रहे कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे कि हम यहाँ तो यहाँ ये न्यूमरेटर पर था, न्यूमरेटर में ही गुणा किए, यहाँ ये डिनोमिनेटर में है तो इसके न्यूमरेटर पर हम यूनिट वेक्टर से क्यों गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है। अब चलते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम सबसे पहले फोर्स ऑन 2/1 लिखते हैं, या पहले इस पर लिख लेते हैं। तो फोर्स ऑन 1/2 अब लिखा जाएगा वेक्टर। वेक्टर लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें यूनिट वेक्टर से गुणा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर लेंगे तो यूनिट वेक्टर कहां से कहां, R2 to 1, R फ्रॉम 2 to 1, ये हो गया। और वी नो दैट
आर कैप 2 to 1 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ दिस अपॉन मॉड ऑफ दिस। मॉड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने आर ही लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर R2 to 1 अपॉन आर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया आर वेक्टर 2 to 1। फोर्स ऑन 1/2 is equal to this। Similarly, force on 2/1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R cube R1 to 2, ये हमारा लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो अब इसका एक अनदर फॉर्म है, हम उसको देख लेते हैं। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है, अभी तक हमने देखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से कुछ दूर पर रखा गया था, तब फोर्स कितना लगेगा और हम उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि दो चार्ज ऐसी जगह पे प्लेस्ड हों जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से दी गई हो, तब हम उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। दो चार्ज हमने कंसीडर किया और यहां ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये चार्ज हमने Q1 माना, ये Q2 माना, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस नहीं पता है। ये पोजीशन वेक्टर इसका यहां से यहां तक हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया। अब हम इसको मिला लेते हैं, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। अब हम इसको यहां से यहां रिप्रेजेंट कर दिए, तो हम इसके पहले वेक्टरों का एडिशन पढ़ेंगे। फर्स्ट वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर यहां से यहां तक, यानी ये हो गया इसका टेल, इसका हो गया हेड, ये इसका टेल, ये इसका हेड। तो इसके हेड से ही दूसरा वाला टेल जुड़ता है। फिर दो वेक्टरों में फाइनल रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर के टेल से दूसरे रिजल्टेंट का टेल रख करके फाइनल वाले हेड तक मिला देते हैं। तो ये आपका हो गया। हम इसको मान लेते हैं लेट डेल्टा आर, वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर, वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर R2 डेल्टा R2, सॉरी R2 निकालना है, R2 विल बी इक्वल टू, सॉरी डेल्टा R निकालना है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए, क्योंकि फोर्स तभी लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस R1। अब हमको इनके बीच का मिल गया। अब हम कैसे लिखेंगे, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये Q2 है, फोर्स ऑन 2/1, यहां लिखा जाएगा फोर्स ऑन 1/2। तो सबसे पहले फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी बन रही है 1 से लेकर 2 तक की, 1 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस बन रही है 1 to 2, यानी R1 माइनस R2 वेक्टर
इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। सिमिलरली फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का के मैग्नीट्यूड का पावर 3। अब डिस्टेंस ली जाएगी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां, तो इसका क्रम बदल जाएगा। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल पावर 3 इंटू r2 माइनस r1। This is another form of vector representation of Coulomb's law. Thank you for watching.